बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों वापस आई हो? तुम तो इस घर से सब रिश्ते खत्म करके गई थी। कमरे में दाखिल होते ही नईम ने मुझे देखते ही तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, मेरे नसीब मुझे वापस ले आए हैं, वरना। आंखों में भर जाने वाले आंसुओं को रोकते हुए मैंने अधूरा जवाब दिया, एक बात की तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मेरे घर के अलावा तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकती। आईने के सामने बाल बनाते हुए हाथ रोक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। आंसू पहुंचते हुए मैंने निगाहें झुका ली थी। ये सच था कि शादीशुदा जिंदगी के 5 सालों में मैं बहुत बार हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन हर बार भाई और भाभी कुछ रोज के बाद समझाकर तसल्ली देकर और कभी नईम को भी बुलाकर समझाते और मुझे वापस भेज देते। यही वजह थी कि नईम ने मुझे देखकर हैरत का इजहार ना किया था। अब मेरी माँ और बहनों के साथ गुजारा करने की कोशिश करना और एक बात अपने पल्ले से बांध लो कि तुम्हारे मैके में अब कोई बाकी नहीं बचा जो तुम्हें अपने पास रख सकेगा। वालिदैन तुम्हारे मर चुके हैं, भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हैं, उन्हें भी खुश रहने दो और अपनी जिंदगी भी पुरसुकून तरीके से गुजारो। मुझे खामोश देखकर नईम ने इंतहाई संजीदगी से कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके अल्फाज मुझे बहुत चुभते हुए महसूस हो रहे थे। मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि किसी को मुझसे शिकायत ना हो, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब ना होती थी। अगर अम्मा खुश होती तो नाजिया नाराज हो जाती, अगर नाजिया की खुशी का ख्याल रखती तो जरीना नाराज हो जाती। इस चक्कर में मैं तो अपने खानदान को भी टाइम ना दे पाती थी। यही वजह थी कि इन 5 सालों में भी हम दोनों मियाँ बीवी में कोई खास मोहब्बत और दोस्ती ना थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जरीना नईम को मुझसे बदगुमान कर देती थी और नईम मेरी कोई बात सुने बगैर ही मुझे ही बुरा भला कहते थे। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका था। घर वापस आने से पहले भाई ने मुझे नीले रंग का एक खूबसूरत सूट लेकर दिया था। नहाने के बाद नया सूट पहनकर मैं दोबारा कमरे में ही आकर बैठ गई थी। कमरे से बाहर जाते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मेरी नंद जरीना और सास अम्मा की तमस्खर उड़ाती निगाहें और बात बे बात एहसास दिलाना कि मैं इस दुनिया में बेसहारा हूँ। अपने माँ बाप के घर में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हद तक अमेज रवैया बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान न था, इसलिए कमरे में ही बैठी रही, आंखें बंद किए बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी जब कमरे के आध खुले दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठ गई थी। अब अगर तशरीफ ले ही आई हो तो कमरे से बाहर भी निकल ही आओ, या इसके लिए हम सबको तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही जरीना ने इंतहाई गुस्से और बदतमीजी से कहा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। उसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए मैंने इंतहाई धीमे लहजे से कहा और दोबारा से आंखें बंद कर ली, महारानी साहिबा, ड्राइंग रूम में तुम्हारे खामिद से मिलने उसका कोई दोस्त आया है, जल्दी से उठो और चाय बनाकर भेजो। पिछले 1 हफ्ते से हम ही तुम्हारे खामिद का हर काम कर रही हैं, ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। उंगली की मदद से मेरी तरफ इशारा करते हुए जरीना ने इंतहाई गुस्सीले लहजे से कहा और तन फन करती कमरे से बाहर निकल गई। मैं उस वक्त जहनी तौर पर बहुत परेशान थी, इसलिए किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी मौजूदगी में जरीना या नादिया तो किसी काम को हाथ भी ना लगाएंगी। ना चाहते हुए भी मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा। बरामदे में अम्मा, नादिया और जरीना चाय पीने के साथ साथ बातों में मसरूफ थी। चाय बनाने के बाद रात का खाना बनाने में मसरूफ हो गई थी। यह मेरा रोज का मामूल था। मैं खुद को सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रखती थी ताकि अपनी नंद और सास की बातों से बच सकूं। एक जरूरी काम से मैं घर से बाहर जा रहा हूं। रात का खाना घर पर ही खाऊंगा। मैं खाना बनाने में मसरूफ थी जब किचन के दरवाजे पर नईम ने कहा। अब बरामदे में से बातों की आवाज नहीं आ रही थी। नादिया, जरीना और अम्मा शायद कमरे में चली गई थी। हांडी बनाने के बाद मैंने रोटियां बनाई और सलाद भी बना लिया था। नईम अभी तक वापस ना आए थे। अम्मा से पूछना चाहती थी कि खाना कब खाएंगी, इसलिए उनके कमरे की तरफ दरवाजे के करीब पहुंची तो अपना नाम सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। महानूर वापस आ गई है। इस बार हमने भाई को सख्ती से मना किया था कि उससे कोई राब्ता ना करना, बल्कि इससे जान ही छुड़ा लो। वो खुद ही मुंह उठाए वापस आ गई है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द वो इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। फिर तुम मेरे भाई के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना। जरीना शायद फोन पर किसी से बातें कर रही थी और उसकी ये बातें सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। अब खामोशी छा गई थी। अरे तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? वो बांझ है, बांझ। 5 साल हो चुके हैं उसकी शादी को,
लेकिन अभी तक तो वो मेरे भाई को औलाद जैसी खुशी नहीं दे सकी। वो कब तक इस बे औलाद बांझ औरत को अपने साथ बांध कर रखेगा? बहुत जल्द जान छुड़ा लेगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। दूसरी तरफ से शायद बरहमी का इजहार किया गया था, इसलिए अब उसे जरीना इंतहाई प्यारे लहजे से बात समझा रही थी और अपना साथ देने का भी कह रही थी। अपना बेजान वजूद घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश भी की जा सकती है। मेरी नंद का मुझसे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा ना चाहा था। फिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? बेड पर बैठकर इंतहाई बेबसी से मैंने सोचा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी कि नईम भी ज्यादा अरसा तक मेरा साथ नहीं देंगे। इन 5 सालों में मेरी सास कभी कभी औलाद का जिक्र करती थी, लेकिन नईम ने या नादिया और जरीना ने कभी भी कोई ऐसी बात ना की थी। मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि बे औलाद औरत के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। घुटनों में सर दिए मैं सिसकियों से रो रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और नईम कमरे में दाखिल हुए। कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म ना हुआ। लाइट ऑन होते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई थी। मैंने अपनी सिसकियों की आवाज रोक ली थी, लेकिन नईम को महसूस हो गया था। क्या हुआ है? कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हुई हो? बेड पर मेरे करीब बैठते हुए नईम ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। कुछ भी नहीं है, सर झुकाए हुए मैंने जवाब दिया। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों रो रही हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। नईम ने असरार किया। वो जानना चाहता था कि मैं क्यों रो रही हूं। मुझे वो अपनी माँ और बहनों से मुख्तलिफ नहीं लग रहा था, इसलिए उसे कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा और फिर कुछ कहे बगैर किचन में आ गई। वो अच्छी तरह से जानता होगा कि उसकी बहनें उसके लिए लड़की तलाश कर रही हैं। किचन में आकर जब्त करने की कोशिश करते हुए मैंने सोचा। चेहरे को अच्छी तरह से साफ किया ताकि किसी को मेरे रोने का एहसास ना हो। बरामदे में रखे हुए टेबल पर मैंने खाना लगा दिया था। नईम ने अम्मा और बहनों को भी खाना खाने के लिए बुला लिया था। मेरे बैठने के लिए कुर्सी कम थी। आज क्यों कुर्सियां कम हैं? बाकी कहां पर हैं? मुझे खड़ा देखकर नईम ने कुर्सियों की तलाश में इधर उधर देखते हुए पूछा। शाम के वक्त मोहल्ले की एक औरत आई थी। उसके साथ मैं बाहर सहन में दरख्त के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। 2 कुर्सियां दरख्त के नीचे पड़ी हैं, जाओ उठा कर ले आओ। नईम की बात का जवाब देते हुए अम्मा ने मेरी तरफ देखा और साथ ही कुर्सियां उठा कर लाने का हुक्म भी जारी कर दिया। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी, मैंने धीमे लहजे से कहा। सब अच्छी तरह से जानती थी कि मैं शाम के बाद दरख्त के करीब जाने से भी डरती हूँ। उसके बावजूद मुझे ही हुक्म दिया गया था। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो उस दरख्त के करीब जाने से भी डरती है। मुझे कह देती, मैं उठा कर ले आता। अपनी जगह से उठते हुए नईम ने कहा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो अपने साथ ही मेरी कुर्सी भी रख दी। जरीना इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। तुम्हारा ये सूट बहुत खूबसूरत है और इसके दुपट्टे पर जो लैस लगी हुई है वो भी बहुत खूबसूरत है। आज सुबह मैंने बाजार जाना है, ये दुपट्टा मुझे दे देना, इस तरह की लैस मैं भी लेकर आऊंगी। खाने के दौरान जरीना ने मुझे मुखातिब करके कहा। खाना खाने के बाद मैंने किचन भी साफ करना था, इसलिए किचन में आ गई। रात को जब अपने कमरे में गई तो नईम मेरे इंतजार में जाग रहे थे। आप अभी तक सोए नहीं? उन्हें जागता देखकर मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि वो रात को जल्द सो जाने के आदी थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी तरफ देखते हुए नईम ने संजीदगी से कहा। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं सुन रही हूँ, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। उनके सामने सोफे पर बैठते हुए मैंने कहा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से हम दोनों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। बात का आगाज़ करते हुए नईम ने कहा। जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। हमारी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है। तुमने कभी नहीं सोचा कि हमें भी माँ बाप बन जाना चाहिए? वो बात करते हुए मुसलसल मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। जो मेरे इख्तियार में नहीं है उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? इंतहाई बेबसी से मैंने जवाब दिया। मुझे तुमसे कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। तुम ही इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकी। आए रोज तुम्हारा कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता है। बाकी सबको छोड़ दो और इस बात पर तवज्जो दो कि तुम कैसे अपना घर बसा कर रख सकती हो, या अपना घर बसाने के लिए तुम क्या कुछ कर सकती हो। नईम ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मैं तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हें अपनी ज़ात से कोई तकलीफ देना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। यह कोई ऐसा लाइलाज मसला नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा।
नईम ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, और वो ये चाहते थे कि मैं अब अपना चेकअप भी करवाऊं। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं खुद भी तो यही चाहती थी। एक बात मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि शादी के बाद औरत का खाविंद के घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता। माँ बाप का वो घर जिसमें वो पैदा होती है, वो अपना बचपन गुजारती है, वो घर भी बिल्कुल पराया हो जाता है। मैं देख चुकी थी कि भाई और भाभी 2-3 दिन से ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त ना करते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस घर में ही खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना चेकअप करवाना चाहिए तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आप जब चाहें मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। खुश दिली से मुस्कुराते हुए मैंने कहा। तो नईम भी मुस्कुरा दिए। यह सच था कि नईम ने मुझे कभी कोई तकलीफ न दी थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बहनों की तरफदारी ही करते थे, चाहे वो गलती पर ही क्यों ना हो। यही वजह थी कि मैं नईम की तरफ से बदजन हो चुकी थी। आज उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी भी उनकी नजरों में कोई अहमियत है। सुबह हस्मे मामूल नाश्ते के बाद नईम ऑफिस रवाना हो गए थे। अपने कमरे की सफाई में मसरूफ थी जब जरीना बिना दस्तक दिए कमरे में आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपना नीला दुपट्टा देना, मैं उसके साथ मैच करके अपने लिए भी लैस लेकर आऊंगी। जरीना ने इंतहाई गुस्से से कहा। मुझे याद नहीं रहा था, माजरत चाहती हूँ। अगर याद होता तो दे देती। हमेशा की तरह उसकी हद तक अमेज रवैये को नजरअंदाज करते हुए मैंने जवाब दिया और दुपट्टा उसे दे दिया। मैं नहीं जानती थी कि ये दुपट्टा मेरे लिए वबाल जान बन जाएगा। अगर मुझे ये इल्म होता तो कभी भी ना देती। दिन भर खुद को घर के कामों में मसरूफ रखा। मैं जानबूझकर किसी के सामने नहीं आ रही थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे बारे में जो मर्जी बातें करती रहें, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब न दूं ताकि घर का माहौल खराब ना हो। सारा दिन गुजर गया था, लेकिन जरीना घर वापस ना आई थी। नादिया और अम्मा घर पर थीं। वो शायद अपनी किसी दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। शाम से कुछ देर पहले ही उसकी वापसी हुई थी। हाथ में चंद शॉपर्स पकड़े हुए थे और सीधी अम्मा के कमरे में घुस गई। ऐसा पहली बार ना हुआ था, बल्कि हर बार ऐसा ही होता था कि मुझसे हर चीज छुपाने की कोशिश की जाती थी। खिलाफ तवक्को नईम आज जल्दी घर आ गए थे। आपकी सेहत तो ठीक है ना? जल्दी घर आ गए हैं? उन्हें कमरे में आते देखकर मैंने जल्दी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा चेकअप करवाना है। मैं इसी सिलसिले में आया हूं ताकि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। सोफे पर बैठते हुए नईम ने जवाब दिया। ये बात मेरे लिए हैरत अंगेज थी कि नईम मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। ये कहकर जान नहीं छुड़ाई कि अम्मा या बहनों में से किसी के साथ चली जाओ। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। अपनी दिली कैफियत को छुपाते हुए मैंने कहा, तैयार हो जाओ और जल्दी करो। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली हुई है, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। अस्पात में गर्दन हिलाते हुए उसने जवाब दिया तो मैं जल्दी से तैयार होने लगी। आज बहुत अरसे के बाद मैं और नईम घर से बाहर जा रहे थे। शादी के शुरू के दिनों में अक्सर ही हम रात को खाना बाहर खा लेते थे, लेकिन अब ये सब कुछ माजी बन चुका था। डॉक्टर ने मुआयना किया और कुछ मेडिसिन खाने के लिए दी। नईम की इतनी तवज्जो पर मैं बहुत खुश हो रही थी। घर वापसी पर तवक्को के मुताबिक अम्मा, नादिया और जरीना बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर रुख ही मोड़ लिया था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नईम अभी तक कमरे में ना आए थे। वो अभी तक अम्मा के कमरे में ही बैठे हुए थे। शायद अम्मा उनकी इस हरकत पर बहुत नाराज थी। नईम का फोन कमरे में ही पड़ा हुआ था। उस पर एक नामालूम नंबर से कॉल आने लगी। मैंने कॉल रिसीव करना मुनासिब न समझा और फोन उठाकर अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अम्मा के कमरे से नईम की ऊंची आवाज आ रही थी। वो गुस्से में बोल रहे थे। ये मेरे लिए और भी हैरान कुन था। मैंने कभी भी नईम को अम्मा के सामने गुस्से में न देखा था। नईम गुस्से में बोल रहे थे। मैंने आपसे कब कहा है कि मुझे औलाद की ख्वाहिश नहीं है, इसीलिए तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ। आप सबकी एक ही जिद है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। मैं तब तक दूसरी शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि वो मुझे औलाद से नवाजेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेसहारा औरत को मैं घर से निकाल दूं और फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखूं कि वो मेरे लिए सब अच्छा करेगा। नईम के झुंझुलाए हुए लहजे से मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल ना हुई थी कि अम्मा, नादिया और जरीना इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लें। मोहतात कदम उठाते हुए मैं कमरे में वापस आ गई। मुझे नईम के रवैये पर हैरत हो रही थी। वो मेरे लिए ना सिर्फ अम्मा के सामने बोल रहा था, बल्कि वो उन सब के सामने इस बात का इकरार भी कर रहा था कि वो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। मैं दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार भी हो रही थी कि वो मुझसे इतना ताउन कर रहा है। अगर वो ऐसा ना करता तो मेरे लिए इस घर में रहना मुमकिन न था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और नईम कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर उस वक्त भी गुस्से और बेबसी के असरात वाज़े दिखाई दे रहे थे। मैंने कोई बात पूछना मुनासिब न समझा। मैं बहुत खुश हो रही थी कि नईम हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं।
मैंने दिल ही दिल में इस बात का अहद कर लिया था कि आज के बाद पूरी कोशिश करूंगी कि नईम को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मामूल के मुताबिक सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं अपने घर के बड़े से सहन की सफाई करने में मसरूफ हो गई थी। अचानक मेरी निगाह सहन पर लगे हुए इकलौते दरख्त पर पड़ी तो हैरत की कोई इंतहा ही न रही। आंखें खोले मैं हैरत से देख रही थी कि ज़रीना ने कल जो दुपट्टा मुझसे लिया था वही दुपट्टा आज दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ था। मुझे ज़रीना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नया सूट था और उसने दुपट्टा खराब कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर दुपट्टा खोलने के लिए कदम उठाए लेकिन फिर रुक गई। ये सब कुछ नईम को दिखाना भी जरूरी था ताकि उसको भी पता चले कि इस घर में मेरे साथ क्या सुलूक होता है। इंतहाई गुस्से से मैंने सहन की सफाई की और कमरे में वापस आ गई। नमाज पढ़ने के बाद नईम दोबारा सो गए थे। उन्हें ऑफिस जाने के लिए जगाया और किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई। कल तुमने मुझसे मेरा दुपट्टा लिया था, मुझे वापस कर दो। नाश्ते के बाद मैंने अनजान बनते हुए ज़रीना से कहा, इस वक्त तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है? उसके अलावा और कोई दुपट्टा या सूट तुम्हारे पास नहीं है? वापस कर दूंगी। लापरवाह अंदाज से ज़रीना ने जवाब दिया। नईम एक अफसोस भरी निगाह मुझ पर डालते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। वो उस वक्त ऑफिस जा रहे थे। ज़रीना की हाजिर जवाबी पर मैं तिलमिला कर रह गई, लेकिन उस वक्त कोई तमाशा अफोर्ड न कर सकती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। चंद लम्हों बाद ही नईम हाथ में नीले रंग का दुपट्टा लिए आ गए। ज़रीना, मुझे तुमसे ये हरगिज़ उम्मीद न थी। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें मेरी बीवी के साथ क्या मसला है। वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, लेकिन तुम उसे हर वक्त अजियत देने का मौका तलाश करती रहती हो। नीले रंग का दुपट्टा उसकी आंखों के सामने लहराते हुए नईम ने गुस्से से कहा, क्या हुआ है? मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बीवी पर कौन सा जुल्म कर दिया है? अनजान बनने की अदाकारी करते हुए ज़रीना ने गुस्से से पूछा, क्या तुम इस दुपट्टे को नहीं पहचानती? कल तुमने मेरे सामने ये दुपट्टा मांगा था और आज इसे मैंने बाहर दरख्त के साथ से खोला है। क्या ये दुपट्टा खुद वहां तक पहुंच गया? ज़रीना के जवाब पर तंजिया अंदाज से नईम ने पूछा। वो उसका झूठ जान चुका था। मुझे क्या पता कि ये दुपट्टा दरख्त तक कैसे पहुंचा है। मैंने तो कमरे में रख दिया था। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी बीवी ही की शरारत है। वो तुम्हारी नजरों में हमें मुजरिम बनाना चाहती है। अचानक से ज़रीना ने बाजी पलट दी थी और मुझे उसकी इस चालाकी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी तरफ से तुम दोनों जहन्नम में जाओ। दुपट्टा मेरी तरफ गुस्से से फेंकते हुए नईम ने कहा और तेज तेज कदम उठाते गेट से बाहर निकल गए। अगर तुम्हें मेरा सूट पसंद आया था या मेरा सूट देखकर तुम्हें हसद हो रहा था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें दे ही देती। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अफसोस भरे लहजे से उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा। वो आराम से खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द तुम्हें इस ड्रामे का पता चल जाएगा, फिर देखूंगी तुम क्या कर सकती हो। मुस्कुराते हुए आंखों के इशारे से उसने कहा। मुझे उसकी धमकी की समझ न आई थी। दुपट्टा लेकर मैं कमरे में आ गई। मैं जितना कोशिश करती थी कि नईम को खुश रख सकूं, शिकायत का मौका ना दूं, मैं उतना ही उस ख्वाहिश को पूरा करने में नाकाम रहती थी। अचानक ही मेरे कमरे के दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ कि मैं हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो धूप चमक रही थी। हवा का नामो निशान तक न था। फिर दरवाज़ा इस कदर जोर से कैसे बंद हुआ? हैरान होते हुए मैंने सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर भी कोई न था। मुझे समझ न आई थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद इतनी जोर से कैसे बंद हुआ। सारा दिन घर की मसरूफियात में गुजर गया। शाम होते ही नईम घर वापस आ गए थे। तो मेडिसिन खा रही हो? नईम ने मुझसे पूछा तो मैंने इकरार में गर्दन हिला दी। मैं वक्त पर और डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक दवा खा रही हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छी बात है। मेडिसिन खत्म होने से एक दिन पहले ही मुझे बता देना, मैं दोबारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इसमें ही तुम्हारा फायदा और भलाई है। नईम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप नाराज ना हो तो? नईम का अच्छा मूड देखकर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पूछ लो, मैंने मना तो नहीं किया। उसने संजीदगी से जवाब दिया। 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को। इससे पहले आपने कभी भी औलाद की ख्वाहिश का इजहार न किया था। मुझे कभी भी इस बात का एहसास ना हुआ था कि आपको औलाद की ख्वाहिश है। नईम के चेहरे की तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से मैंने पूछा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जबकि हम गलती पर थे। हमें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। अम्मा इस बात पर बजिद हैं कि तुम बांझ हो, तुम्हारे घर कभी औलाद नहीं हो सकती। मुझे दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। नईम ने अम्मा की ख्वाहिश को मेरे सामने बयान कर दिया। मैं खामोशी से उनका चेहरा देखने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पास सारे अल्फाज ही खत्म हो चुके हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें परेशानी हो जाएगी, लेकिन तुम तसल्ली रखना, मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अम्मा के दिल में और मेरी बहनों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन तुम तो उनसे हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो। उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए नईम ने कहा।
मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि वो तुम पर जितना मर्जी जुल्म करें, तुमने उन्हें जवाब तक नहीं देना। सिर्फ ये चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो ताकि घर का माहौल खराब ना हो। नईम ने मुझे समझाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। सर झुकाए मैंने जवाब दिया, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुस्कुराते हुए नईम ने कहा, रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख घुसर पुसर की आवाज़ से खुल गई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये देखकर मुझे हैरत हुई क्योंकि मैंने खुद रात को कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। हो सकता है कि रात को नईम कमरे से बाहर गए हों और दरवाज़ा बंद करना भूल गए हों। खुद को तसल्ली देते हुए मैंने कहा और करवट बदल कर लेट गई। मेरी निगाह कपड़ों वाली अलमारी पर पड़ी तो पलटना ही भूल गई क्योंकि उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अचानक ही एक ऐसा खौफनाक मंजर मेरी आंखों ने देखा कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। नीले रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा था। ये एक हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर था जिसे देखने के बाद खौफ के मारे मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी, बल्कि सांस भी रुक रुक कर आ रही थी। दुपट्टा कमरे से बाहर निकला तो टक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से नईम की आंख भी खुल गई थी। मुझे खौफजदा हालत में बैठा देखकर वो भी उठकर बैठ गए। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? मैं अभी तक फटी फटी निगाहों से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। मेरी निगाहों के ताक्कुब में नईम ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन बंद दरवाजे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम क्यों जाग रही हो और ऐसे क्यों बैठी हो? कंधे से पकड़कर जोर से हिलाते हुए उसने पूछा। वो मेरा दुपट्टा। खौफ से लरसते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मैंने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। कौन सा दुपट्टा? सुबह एक दुपट्टा तुम्हें दिया तो था, अभी तक उसे सर पर सवार किए बैठी हो? हैरान होते हुए नईम ने पूछा। नहीं नहीं, वो दुपट्टा तो बाहर चला गया है। इनकार में गर्दन हिलाते हुए मैंने कहा, कौन सा दुपट्टा बाहर चला गया है और कौन लेकर गया है? क्या हुआ है मुझे बताओगी तो पता चलेगा। ऐसे घबरा क्यों रही हो? कुछ समझ न आने वाले अंदाज पर नईम ने मुझे जोर जोर से हिलाते हुए कहा। खौफजदा निगाहों से मैं कभी दरवाजे को और कभी नईम की तरफ देखती। क्या परेशानी है मुझे बताओ। मेरे खौफजदा चेहरे की तरफ देखते हुए नईम ने नरमी से कहा। खुद पर काबू पाते हुए मैंने आंखों देखा सारा वाकया बताया तो नईम हंसने लगे। मेरा ख्याल है तुमने कोई ख्वाब देखा है। मेरी बात पर यकीन ना करते हुए हंसकर नईम ने कहा, अगर मैंने ख्वाब देखा था तो अलमारी का एक पट क्यों खुला हुआ है? मैंने तो अच्छी तरह से बंद किया था। नईम के हंसने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मैंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हो सकता है तुम्हें याद ना रहा हो या तुमने सही तरीका से दरवाजा बंद ना किया हो, तो वो खुल सकता है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हकीकत थी तो उठकर अलमारी में जिस जगह पर तुमने दुपट्टा रखा था वहां पर देख लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो दुपट्टा वहां पर ही रखा हुआ होगा। तकिए पर सर रखकर लेटते हुए नईम ने कहा। वो अब तक यही समझ रहे थे कि ये एक ख्वाब है। उनके कहने पर मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरी और अलमारी में नीले रंग का दुपट्टा ढूंढने लगी। पूरी अलमारी चेक कर ली थी, लेकिन दुपट्टा ना मिला था। तुम कहीं और रखकर भूल गई होगी। अब सो जाओ, सुबह देखते हैं। दुपट्टा ना मिलने पर मेरा शक भी यकीन में बदल गया था, लेकिन नईम को अभी तक यकीन ना आ रहा था, इसलिए लापरवाह अंदाज से सोने का कहकर खुद आंखें बंद कर ली थी। सुबह नमाज से फारिग होकर मैं सबसे पहले नीम के दरख्त की तरफ गई थी ताकि देख सकूं कि मेरा दुपट्टा उस दरख्त के साथ बंधा हुआ है या नहीं। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। दुपट्टा आज फिर दरख्त के साथ बंधा हुआ था। मुझे जरीना की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। वो उसने भी यही कहा था कि उसने दुपट्टा कमरे में रखा था। वो नहीं जानती कि वो दरख्त तक कैसे पहुंचा। जल्दी से कमरे में वापस आ गई। आप मेरे साथ बाहर चलें, आपको कुछ दिखाना है। नईम का हाथ पकड़कर मैंने जल्दी से उठाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह क्या चीज दिखानी है? कमरे से बाहर निकलते हुए नईम ने कहा, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया और उनका हाथ पकड़कर दरख्त के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे कुछ कहे बगैर भी वो देख चुके थे कि आज भी दुपट्टा दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ है। क्या अब भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? उनकी तरफ देखते हुए मैंने गुस्से से पूछा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये कैसी बचकाना हरकत है? नईम ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात से कहा, मुझे अच्छी तरह से समझ है कि ये सब क्या हो रहा है। धीमे लहजे से मैंने जवाब दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ लूंगा कि ये हरकत किसकी है और मना भी कर दूंगा। घर में शोर करना या लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है।
मुझे समझाते हुए नईम ने कहा और दुपट्टा खोलने के लिए दरख्त के करीब जा खड़े हो गए। दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि एक जोरदार झटके से दूर जा गिरे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नीम का दरख्त नहीं बल्कि कोई बिजली का खंभा है जिससे आपको जोरदार करंट लगी है। उन्हें जमीन पर गिरे हुए देखकर हैरान होते हुए मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मालूम नहीं कि मुझे बिजली का झटका लगा है या किसी ने जोर से धक्का दिया है, लेकिन कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। जमीन से उठते हुए नईम ने हैरान होते हुए कहा। वो अब भी हैरत भरी निगाहों से दरख्त की तरफ देख रहे थे। आगे बढ़कर मैंने जल्दी से तने के साथ बंधा हुआ दुपट्टा खोल लिया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। दुपट्टा उनके सामने लहराते हुए मैंने कहा, अब उस दुपट्टे को संभाल कर रखना। मेरी तरफ देखते हुए नईम ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। मैं कमरे में आई तो वो बेड के साथ टेक लगाए बैठे थे। तय करके दुपट्टे को अलमारी में रख दिया। ऑफिस जाने से पहले नईम ने दुपट्टे के हवाले से बात की तो घर में एक नया महाज खुल गया था। तुम खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ ने या तुम्हारी छोटी बहनों ने तुम्हारी बीवी का दुपट्टा दरख्त के साथ बांध दिया था? नईम की बात सुनते ही अम्मा ने गुस्से से पूछा, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालें। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अम्मा के सामने अपनी सफाई देते हुए नईम ने कहा, ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो दुपट्टा तुम्हारी बीवी के पास था, ना कि हमारे पास। अब वो दुपट्टा कहाँ गया है, उसके साथ क्या हुआ है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तुम हमसे ही पूछ रहे हो, और क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या जानना चाहते हो? गुस्से से हाथ नचाते हुए अम्मा ने कहा। जरीना और नादिया भी खामोशी से सुन रही थी। अम्मा मुझे माफ कर दें, आपको ना जाने मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही। क्या यह हैरत अंगेज बात नहीं है कि दुपट्टा खुद ब खुद दरख्त के साथ बांधा गया था? कैसे और क्यों बांधा गया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए नईम ने बेबसी से कहा और कमरे से बाहर निकल आए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने खुद से और नईम से भी वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगी कि घर में लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी एक मसला खड़ा हो गया था। सारा दिन अम्मा, जरीना और नादिया ने मुझसे कोई बात ना की थी। मुझे देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। मुझे उनके रवैये पर शदीद हैरत हो रही थी। अगर उनमें से किसी ने भी दुपट्टा दरख्त के साथ नहीं बांधा था तो कम से कम उन्हें इस बात पर हैरत का इजहार तो करना चाहिए था, लेकिन वो सब मुझे इसका कसूरवार समझ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे नीचा दिखाने और मुझसे बदला लेने के लिए वो क्या करने वाली हैं। जरीना और नादिया मोहल्ले में किसी बीमार औरत की अयादत के लिए गई हुई थी और अम्मा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। दोपहर का वक्त था। मैं भी सब कामों से फारिग होकर कमरे में आराम करने की गर्ज से आई तो एक हैरत अंगेज मंजर मेरा मुंतजिर था। कमरे के वस्त में आग लगी हुई थी और उसमें वाज़े तौर पर मेरा नीले रंग का नया सूट जलता दिखाई दे रहा था। हैरत और सदमे से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और अम्मा थी। ये हरकत कौन कर सकता है? हैरत होते हुए मैंने सोचा, सूट तो जलकर राख हो चुका था। क्या अम्मा ऐसा कर सकती हैं? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में आई हों और बदला लेने के लिए उस सूट को ही जला डाला हो। बैठते हुए मैंने सोचा, इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा कोई छोटी बच्ची तो ना थी, इंतकाम में इस हद तक गिर जाती। अपनी सोच पर ही अफसोस करते हुए मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? सुबह ही घर में अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा और राख का वो ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया। अलमारी में दुपट्टा मौजूद था, सिर्फ सूट ही जला था। कमरे में हैरान और परेशान बैठी हुई थी जब बाहर से बातों की आवाज सुनाई देने लगी। जरीना और नादिया वापस आ गई थी। अब वो शायद बाहर बरामदे में बैठकर बातें कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकली तो जरीना, नादिया और अम्मा के साथ एक अजनबी लड़की भी बैठी हुई बातें करने में मसरूफ थी। मेरे लिए तो वो अजनबी थी, लेकिन उसके अंदाज से पता चल रहा था कि बाकी सबके लिए वो अजनबी नहीं है। आओ, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुमा, ये तुम्हारी भाभी है, नईम की बीवी। तुम दोनों पहली बार ही मिल रही हो। खुश दिली से तारुफ करवाते हुए अम्मा ने कहा। हुमा को देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। जदीद तराश खराश का लिबास पहने, शोल्डर्स तक कटे बाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो काफी मॉडर्न लड़की है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर।
بے تکلفانہ انداز سے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تو میں نے بھی مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مانور، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور کچھ دن یہاں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ انتہائی پیار بھری نگاہوں سے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے مجھے آرڈر دیتے ہوئے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے گردن ہلا دی۔ شام کو آفس سے واپسی پر نعیم بھی ہما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد رات دیر تک اماں کے کمرے میں بیٹھ کر سب باتیں کرنے میں مصروف رہے۔ مجھے نعیم پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو رات کو جلد سونے کے عادی تھے، لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں نیند ہی نہیں آ رہی۔ رات بہت ہو چکی تھی، اب سب کو سونا چاہیے ورنہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلے گی۔ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ سب ہما کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی تو کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی سو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبح وقت پر آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے زرینہ نے مسکرا کر کہا، زرینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تو وقت کی پابندی کرتا ہوں اور ان سب کو بھی وقت کی پابندی کرواتا ہوں تاکہ ہر کام ترتیب سے ہو سکے، لیکن تمہارے آتے ہی سب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہما کی طرف دیکھتے ہوئے نعیم نے بے تکلفانہ انداز سے کہا۔ ہما بہت گہری نظروں سے نعیم کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے دوپٹے والا مسئلہ بھی نکل گیا تھا۔ نہ جانے ہما کو دیکھتے ہی مجھے کیوں گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے، لیکن مہمان صاحبہ یعنی ہما ناشتے پر موجود نہ تھی۔ وہ ابھی تک آرام کر رہی تھی۔ نعیم نے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ ناشتے کے بعد میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کب تک پڑی سوتی رہو گی؟ جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ سونے سے پورا نہیں ہوگا۔ میں دوسرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب زرینہ نے ہما کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ میری موجودگی سے لا علم تھی، کل سفر کر کے آئی تھی، اس لیے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہما نے جواب دیا، بھائی ناشتہ کرتے ہوئے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، اگر ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو ان کے آس پاس رہنا ہی پڑے گا تاکہ انہیں تمہاری موجودگی کا احساس ہو۔ ایسے ہی سوئی رہی تو ناکام ہو جاؤ گی۔ انتہائی رازدارانہ انداز سے زرینہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ ہما یہاں پر ایک خاص مقصد کے تحت آئی تھی۔ آج پھر دوپٹہ درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے خود سے ہر طرح کی برداشت کا عہد کیا تھا، لیکن اس وقت میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سب مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ ایسا کیا کروں کہ آپ سب میری جان چھوڑ دیں؟ برآمدے میں آ کر انتہائی غصے سے میں نے کہا۔ زرینہ اور ہما بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں بول رہی ہے، چیخ رہی ہے؟ اماں نے میرے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جلدی سے پوچھا، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا ہوا ہے؟ آپ کو خود علم ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں روزانہ کون سا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ہاتھ نچاتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، یہ تم اماں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ تم چھوٹے بڑے کی تمیز بھول گئی ہو؟ حسب عادت زرینہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، میرے ساتھ باہر آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کون سی قیامت آئی ہے۔ میں نے غصے سے کہا اور برآمدے سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ درخت کے ساتھ بندھا ہوا دوپٹہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا اب بھی تم کہنا چاہتی ہو کہ قیامت نہیں آئی؟ ہر روز یہ دوپٹہ میری الماری سے چوری کیا جاتا ہے اور پھر اس درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، ہمیں علم نہیں کہ یہ دوپٹہ یہاں پر کون باندھتا ہے۔ زرینہ نے جواب دیا، اگر تمہیں علم نہیں ہے، ان سب کو علم نہیں ہے تو پھر کس کو پتا ہے؟ طنزیہ انداز سے میں نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ گھر میں ڈرامہ اور تماشا لگانے کے لیے تم خود سے سب کرتی ہو اور الزام ہم پر لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے نادیہ نے انتہائی غصے سے کہا، شاباش، مجھے تم سب سے یہی امید تھی کہ مجھ پر ہی الزام لگایا جائے گا۔ افسوس بھری نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ درخت ہی تو ہمارے گھر میں فساد کی جڑ ہے، ایسا کرو اسے آگ لگا دو، نہ یہ درخت رہے گا اور نہ ہی یہ مصیبت روز کھڑی ہوگی۔ زرینہ نے غصے سے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، ایسا کرو کہ اس دوپٹے کو آگ لگا دو، نہ یہ دوپٹہ رہے اور نہ ہی روز ایسا مسئلہ کھڑا ہو۔ اماں اور نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے مشورہ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔
मैं नहीं जानती थी कि मेरा मशवरा नादिया मान लेगी और हमारे घर पर क़यामत आ जाएगी। नईम ऑफिस से जल्द घर आ जाते थे, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर ना आए थे। अब तो अम्मा भी परेशान हो रही थी। फ़ोन करके उनसे पूछा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। फिक्रमंदाना अंदाज से अम्मा ने कहा, उनका नंबर बन जा रहा है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखते हुए मैंने कहा। अचानक ही मेरे फ़ोन की स्क्रीन जगमगाने लगी थी और एक अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल सुनते ही मेरे औसान ख़ता हो गए थे। फ़ोन हाथ से नीचे गिर गया था। क्या हुआ है, हमें भी बताओ। मेरा हाथ पकड़ते हुए जरीना ने कहा, अगर वो मुझे सहारा ना देती तो मैं ज़मीन पर गिर चुकी होती। अस्पताल से फ़ोन आया था, नईम का एक्सीडेंट हुआ है। रोते हुए मैंने बताया तो एक्सीडेंट का सुनकर सभी परेशान हो गई थी। हमारे घर में मर्द सिर्फ एक नईम ही था। जल्द ही ये खबर मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले के बहुत से लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए थे। हम भी जब अस्पताल पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मुझ पर तो कयामत उस वक्त टूटी जब नईम का बेजान वजूद मेरे करीब से गुजरा और उसे एम्बुलेंस में डाल दिया गया। मुझे कुछ होश न रहा था। नईम मेरा वाहिद सहारा था जो मुझे छोड़कर जा चुका था। किस वक्त जनाजा हुआ मुझे कुछ होश न थी। ये सानहा तो हम सब पर पहाड़ बनकर टूटा था। आज की रात मैं अपने बिस्तर पर अकेली थी। जब मैं इस घर में आई थी ये पहली रात थी जब मैं अपने कमरे में अकेली थी। मेरा जी चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि नईम वापिस आ जाए। मैं धाड़े मार मार कर रोती रही, लेकिन कोई भी चुप करवाने वाला न था। थक हार कर बिस्तर पर लेट गई। अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये क्या, मैं तो अपनी जगह से हिल भी न पा रही थी। कोई नादीदा हाथ मेरे पेट को मजबूती से बांध रहे थे। इतनी जोर से बांध दिया गया था कि मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। अल्लाह का नाम लेकर मैंने एक जोरदार चीख मारी। अपनी आवाज सुनकर ही मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। इंतहाई तकलीफ दे चीख थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। आवाज सुनकर मेरे कमरे की तरफ भागे। खौफ और तकलीफ की शिद्दत से मैं कर्राह रही थी। मेरा पेट पर हाथ रखते हुए मैंने तकलीफ से कहा, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं है। अम्मा ने मेरे पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट जोर से बांध दिया गया है। तकलीफ से कराहते मैंने कहा, रात ऐसे ही तकलीफ में गुजर गई थी। सुबह दुपट्टा फिर दरख्त के साथ बंधा हुआ था। अब तो सब मेहमानों ने भी यह हैरत अंगेज मंजर देखा था। मेहमानों के मशवरे पर अम्मा ने एक रूहानी बुजुर्ग पीर इनायतुल्लाह को घर बुला लिया था। उनके दम करने से मुझे बेहतर महसूस हो रहा था, वरना तो मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। शाम के वक्त अम्मा के कमरे में खानदान के चंद बुजुर्ग और हमारे घर के सब अफराद मौजूद थे। पीर इनायतुल्लाह साहब आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। जरीना, ये तुमने क्या किया? अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। आंखें खोलकर पीर साहब ने जरीना की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। ये सब कुछ अनजाने में हो गया है। और रोते हुए जरीना ने कहा, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? पीर साहब ने गरजती हुई आवाज में पूछा। मेरे भाई की शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक औलाद से महरूम था। हमने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारी बीवी बांझ है, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो उस पर राजी न था। मैं ये चाहती थी कि उसकी बीमारी हमारा ये घर छोड़कर चली जाए और मेरा भाई दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैं न जानती थी कि ये सब हो जाएगा। जरीना ने ऊंची आवाज से रोते हुए कहा। अम्मा और नादिया भी सर झुकाए रोने में मसरूफ थीं। इसके अलावा कोई तरीका न था कि तुम अपनी भावज को घर से निकाल सकती। गुस्सीली निगाहों से जरीना की तरफ देखते हुए पीर साहब ने पूछा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी मामूजात कज़न की बातों में आकर बहक गई थी। वो शुरू से ही मेरे भाई को पसंद करती थी। उसने ही मुझे उस आमिल से मिलने का मशवरा दिया था। हुमा की तरफ देखते हुए जरीना ने बेबसी से कहा, उस आमिल ने तुमसे क्या कहा था? पीर साहब ने दुख भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आमिल ने हमारे घर का हिसाब करने के बाद बताया था कि नीम के दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है। अगर वो जिन्नात किसी तरह से तुम्हारी भाभी के पीछे लग गए तो वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। उसके लिए उसने मुझे कहा था कि नीला रंग जिन्नात के लिए इंतहाई तकलीफ दे होता है।
जिन्नात नीले रंग को सख्त नापसंद करते हैं। अगर तुम उस नीले रंग का कोई दुपट्टा या कपड़ा दरख्त के साथ बांध दिया करोगी तो वो खुद ही उसके पीछे लग जाएंगे। मैं जानती थी कि कपड़े उसकी अलमारी में होते हैं और मैं हर रोज़ उसके कमरे में से कपड़े नहीं उठा सकती थी। इसलिए उस आमिल ने मुझसे एक बड़ी रकम लेकर अपने एक मौक्कल की ड्यूटी लगाई थी। सर झुकाए जरीना ने इंकशाफ किया, जानती हो उस मौक्कल ने क्या किया है? जब तुम्हारी बहन ने उस दुपट्टे को आग लगाई तो उस शरीर मौक्कल को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा देखकर खुश होता था। गुस्से में आकर उसने तुम्हारे भाई को मार दिया। अब तुम्हारी भाभी को भी मार देना चाहता था, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। अगर मैं ना आता तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। पीर साहब के इंकशाफ पर जरीना खुद को मारने लगी थी। वो कभी दीवारों से टक्करें मारती और कभी मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती। जिस लड़की के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी वो तो कब की हमारे घर से जा चुकी थी। अब पछताने से क्या फायदा, तुमने तो पूरा घर ही उजाड़ दिया है। बेबसी से रोते हुए मैंने कहा, जो हो चुका है मैं उसे तो बदल नहीं सकती, आने वाली जिंदगी में तो हम अच्छा कर सकती हैं। रोते हुए जरीना ने कहा, मेरे पास इस बात का कोई जवाब न था। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। जिंदगी मेरे लिए आसान न थी, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तहान था जिससे मैंने गुजरना था। मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं रखनी। मैंने सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना था। इससे पहले भी घरेलू चुपकलिश की वजह से मैं अपना बहुत नुकसान कर चुकी थी, ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी नामुमकिन थी। जब रिश्तों में तवाज़ुन ना रहे और दिलों में मोहब्बत ना हो तो कोई भी अनहोना और तकलीफ दे वाक़या रूनुमा होना अचंभे की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।